हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जैसे कि ईयू और एशियान, और ये भी पढ़ा कि चाइना कैसे एक उभरती हुई इकोनॉमी बन रहा है, एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं? तो देखो, दोनों ही पावर्स समझते हैं कि वो ग्रेट पावर्स के रूप में जो है उभर रहे हैं, लेकिन मैं आज के टाइम से थोड़ा पहले जाती हूँ। मैं किस टाइम में जा रही हूँ? उस टाइम की बात करूंगी जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे हमें भी आज़ादी नहीं मिली थी, चाइना को भी आज़ादी नहीं थी, और उससे भी पहले जब राजा महाराजा का टाइम था, जब दोनों ही जगह राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उस टाइम पे दोनों ही कंट्री बहुत ही अपना इन्फ्लुएंस रखती थी, जिस एरिया में वो लोग अपनी पावर को एक्सरसाइज करते थे। जैसे इंडिया में, इंडिया का जितना एरिया था वहाँ पर इंडिया की ताकत थी, वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस था, इंडिया के राजा रूल किया करते थे। ऐसे ही चाइना के अंदर जब वहाँ पे राजा हुआ करते थे, वो जितना एरिया रूल करते थे वहाँ पर चाइनीज रूलर्स का ही इन्फ्लुएंस हुआ करता था। लेकिन पहले के टाइम पे, राजा महाराजा के टाइम पे, ऐसे कभी भी हम एक दूसरे के साथ लड़े नहीं या हम ओवरलैप ही नहीं हुए। हम एक दूसरे से बहुत कम या ना के बराबर ही मिले होंगे, क्योंकि हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया, ना इंडिया का ध्यान गया चाइना की तरफ, ना चाइना वालों का ध्यान गया इंडिया की तरफ। तो हम बहुत कम ही, हमारी जो पावर है, जो हमने इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, वो रीजन जहां पर इंडिया और चाइना ने पावर एक्सरसाइज किया, इन्फ्लुएंस था जहां पर इन दोनों का, वो रेयरली ओवरलैप किया होगा। तो हम मानते हैं कि उस टाइम पे जब हम मिले ही नहीं, उस टाइम पे जब हमारे बीच में कोई इतनी बातचीत हुई नहीं, तो सडनली जब इंडिया 1947 में आज़ाद हो जाता है, चाइना 1949 में आज़ाद हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में, और चाइना को भी सेम दिक्कत आती है, क्योंकि हम एक दूसरे के नेचर से बिल्कुल भी जानते ही नहीं है। एक दूसरे के नेचर को हम जानते ही नहीं है कि सामने वाली कंट्री कैसी है। ना चाइना इंडिया के बारे में जानती है, ना इंडिया चाइना के बारे में जानता है। तो जब एक दूसरे कंट्री के बारे में जानते ही नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है फॉरेन पॉलिसी बनाने में, कि हम सामने वाली कंट्री को कैसा ट्रीट करें, क्या स्टेप्स उठाएं फ्रेंडशिप के लिए। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही दोनों कंट्रीज आज़ाद होती है ना, तो सबको लगता है कि ये तो दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये आज़ाद हुई है, तो इनके आज़ाद होते के साथ में एशिया जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगा। यही कंट्रीज जो है जब खुद ग्रोथ करेंगी, तो एशिया भी जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। मतलब कि ये दोनों कंट्रीज एशिया की ग्रोथ की जो है वो ड्राइवर बन जाएंगी एक तरीके से। क्योंकि अगर इंडिया ग्रोथ करेगा, चाइना ग्रोथ करेगा, तो एक तरीके से एशिया का नाम हुआ ना। एशिया के रीजन ग्रोथ कर रहे हैं, और फिर एशिया में कोई और रीजन ग्रो करना चाहेगा, वहां पे डेवलपमेंट वो करना चाहेगा, तो इंडिया चाइना उसे हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से वो ड्राइवर बन जाएंगे ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, अच्छी इकोनॉमी बनने के। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। देखो, एक टाइम पे जब इंडिया चाइना आज़ाद होते हैं, हमारे बीच में फ्रेंडशिप के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं, तो एक टाइम पे इंडिया में ये नारा भी फेमस था कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब कि इंडियन और चाइनीज जो दोनों जो लोग हैं वो आपस में भाई भाई है, ब्रदरहुड है। ऐसा नारा देके हमारे बीच में दूरियां कम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उस टाइम पे दोनों कंट्रीज नहीं थी, तो वो दोस्त बनना चाहती थी एक दूसरे की, इसलिए इंडिया में ऐसा नारा फेमस हुआ था। लेकिन जल्दी ही ये जो लोगों के होप थे कि ये दोनों कंट्रीज ग्रोथ करेंगी, एशिया को भी ग्रोथ करवाएंगी, ऐसा ये सारे जो होप्स है ना वो सब टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? कि जैसे ही हम आज़ाद होते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही हम एक दूसरे के साथ वॉर करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो तिब्बत को लेकर, फिर हम देखते हैं कि तिब्बत को कैसे चाइनीज वाले लोग जबरदस्ती
उसको एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दलाई लामा कैसे इंडिया में आते हैं, इंडिया कैसे उन्हें शरण देता है, इस बात से कैसे चाइना चिढ़ जाता है। फिर वॉर में हम लोग एक दूसरे के साथ इंडल्ज हो जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वॉर जो है 1962 में भी एक वॉर होता है चाइना के साथ में। तो हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन फिर उतने अच्छे रह नहीं जाते। तिब्बत, 1962 का वॉर और बहुत सारे वॉर के बारे में हम दूसरी बुक में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तुम्हें बस इस टॉपिक में इतना याद रखना है कि किस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तिब्बत को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और 1962 में वॉर हुआ था। अब जैसे ही वॉर होगा, अक्साई चीन वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले, ऐसे एरिया को लेकर वॉर हुआ था। आज भी चाइना वाले अरुणाचल के कुछ एरिया को क्लेम करते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें उन्होंने उस टाइम पे भी की थी जिस वजह से वॉर हुआ था। अब क्या होता है, जब वॉर हो जाता है ना, तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इतना खराब हो जाता है कि हमारे बीच में बातचीत होना ही बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन फिर से बात होना शुरू होती है मिड 1970s के टाइम पे। कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं कि हम और चाइना वाले सोचते हैं कि बात करें। क्यों बात करें, जब अभी तक बात नहीं की तो आगे क्यों बात कर रहे थे? आगे इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि चाइना के लीडर में कुछ चेंज आया था और लीडर के चेंज होने से उनकी पॉलिसी में चेंज आया था। अब वो लेस आइडियोलॉजिकल थे और मोर प्रैग्मेटिक थे, मतलब कि ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते थे। ऐसा नहीं कि जो सोच लिया उसी पे अड़ गए कि हाँ ये हमारा तो ये काम है, हम यही करेंगे, तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं था। अब थोड़े प्रैक्टिकल उनके पॉलिसीज दिख रहे थे, इसलिए हमारे बीच में बात होना शुरू हो जाती है 1981 में। लेकिन उससे पहले जो 1962 में वॉर हुआ, उसके बाद हमारी बातचीत सीधा होती है 1981 में। पहले हमारे ऐसे रिलेशन थे। अब कुछ बीच के टाइम की बात करते हैं, तो जैसे हमारी बात होती है 1981 में, उसके बाद हमारे रिलेशन थोड़े बहुत सुधरने लगते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनका एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन है। देखो, हम ट्रेड भी बहुत ज्यादा करते हैं चाइना के साथ, चाहे हमें कितने ही इश्यूज हो, चाइना को हमसे कितने ही इश्यूज हो, लेकिन हम ट्रेड तो करते हैं ना साथ में। हमने ये भी देखा कि हमारे बीच में फिर से दूरियां कम करने के लिए राजीव गांधी और बहुत सारे लीडर्स ने चाइना को विजिट किया था। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़े नेता थे राजीव गांधी। राजीव गांधी चाइना को जाते हैं दिसंबर 1988 में। ये एक स्टेप था कि इंडिया चाइना के रिलेशन को अच्छा कैसे किया जाए। हमने देखा कि बहुत सारे मेजर्स लिए गए, पीस कैसे बनाई जाए, बहुत सारे हमने एक्सचेंजेस किए। कैसे एक्सचेंजेस? कल्चरल एक्सचेंजेस। हमने देखा कि 4 बॉर्डर पोस्ट खोल दिए गए ट्रेड के लिए। ट्रेड और इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, चाइना और इंडिया इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला गया। हमारे कितने ही इशू हो, लेकिन ट्रेड हमारे बीच में आज भी अच्छे से चलता है। फिर हमने देखा कि बायलैटरल ट्रेड हुए। 1992 में हमने $338 मिलियन ट्रेड किया था। किसके साथ में किया था? चाइना के साथ। और यही ट्रेड फिर बढ़ जाता है 2017 में $84 बिलियन के अराउंड। तो बहुत ज्यादा हमारे बीच में ट्रेड बढ़ जाता है। अक्सर जब भी बात होती है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, तो हम कहते हैं कि रिलेशन तो अच्छे नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। और कॉन्फ्लिक्ट्स तब भी थे, कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी है। उस टाइम पे भी इंडिया ने जब नया न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, तो हमने इसी ग्राउंड पे जस्टिफाई किया था कि हमें चाइना से खतरा है, इसलिए हमें वेपन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इससे कोई हमारे बीच में इतना ज्यादा मन मुटाव भी नहीं हुआ कि हमने एकदम ट्रेड बंद कर दिया हो। ट्रेड तब भी चल रहा था, ट्रेड आज भी चल रहा है, और पीस बनाने की कोशिश तब भी चल रही थी। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन लिंक्स कैसे थे। देखो, ये भी एक मेजर था कि इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे अच्छे किए जाए, क्योंकि ज्यादा अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दिए जा रहे थे। दोनों जगह के लीडर एक दूसरी जगह को विजिट कर रहे थे, तो ये भी एक तरीका था। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट में रिलेशन कैसे है। देखो, प्रेजेंट में रिलेशन और भी ज्यादा खराब हुए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे चाइना अपना रीजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी अरुणाचल के बहुत सारे एरिया को क्लेम कर रहा है। तो अभी हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है।
बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत हेल्प कर रहा है, वेपन्स में भी उसकी बहुत मदद कर रहा है, पाकिस्तान की पूरी तरीके से साइड ले रहा है, यूएन में एकदम इंडिया के अगेंस्ट है और टेररिज्म के अगेंस्ट लेकिन नहीं है। इंडिया जब भी टेररिज्म के अगेंस्ट बात करता है तब भी चाइना जो है वो इंडिया का विरोध ही करता है। तो इन सारी चीजों को लेकर हमारे रिलेशन अभी उतने अच्छे नहीं हैं। एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जापान के बारे में। देखो, जब भी जापान की बात आती है तो उसके ब्रांड्स के नाम तो हमारे दिमाग में आते ही आते हैं। सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, ये कुछ उसके ब्रांड्स हैं। और ये किस लिए फेमस है? फेमस इसलिए है क्योंकि ये लोग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। देखो, उसके पास ना बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है जापान के पास, वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल्स को। अब पढ़ते हैं इसके बारे में छोटी मोटी चीज़ें कि ये कहाँ पे है, कितने इसका पोजीशन है, इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का ये मेंबर बन गया था 1964 में और 2017 का डेटा है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था वर्ल्ड में। ये G7 का मेंबर भी है और ये एक अकेला एशियन मेंबर है जो कि G7 का मेंबर हो और ये 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन है। मतलब आबादी के मामले में बात करें, पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के नंबर में अगर रैंक दे हम कंट्रीज को तो ये 11 नंबर पे आता है। और हम देखते हैं कि इस कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के डिस्ट्रक्शन को भी झेला है। हिरोशिमा, नागासाकी, इस बारे में तो हमने पढ़ा ही है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था ये यूएन में, मतलब अराउंड 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है यूएन के बजट को। तो मतलब बहुत अच्छा ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी था। ये अभी का डेटा नहीं है, कुछ टाइम पहले का 2017 तक का डेटा दिया हुआ है। 1951 में इसने सिक्योरिटी अलायंस बनाया था, किसके साथ? यूएस के साथ में। आर्मी इसकी जो है वो 7th लार्जेस्ट है। 7th लार्जेस्ट मतलब कि जब हम आर्मी को भी रैंक करते हैं कितनी स्ट्रांग है, कैसी है, तो उसमें जापान की आर्मी 7th नंबर पर आती है और ये लोग अपनी आर्मी पर अराउंड 1% ही खर्च करते हैं इनके जीडीपी का। वैसे तो देखो, ये लोग वॉर पे भरोसा नहीं करते। इनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि जापान वॉर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। तो एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं साउथ कोरिया के बारे में। तो कोरियन पेनिनसुला जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है साउथ कोरिया जिसे हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, दूसरा है नॉर्थ कोरिया जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं। तो कोरियन पेनिनसुला 2 भागों में है, एक है साउथ कोरिया, एक है नॉर्थ कोरिया। अब इनके बीच में जो है ना वो बहुत ज्यादा दुश्मनी है। दुश्मनी क्यों है? कोल्ड वॉर को लेकर। वैसे इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और इन लोगों ने यूएन को ज्वाइन किया था 17 सितंबर 1991 में। साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हुआ और इतना अच्छा और इतने कम समय में डेवलपमेंट हुआ कि हम उसे मिरेकल ऑन दी हान रिवर ऐसा भी कहते हैं। इसने OECD कब ज्वाइन किया था? तो इसने ज्वाइन किया था 1996 में। साउथ कोरिया ने OECD मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन किया था 1996 में, इसका मेंबर बन गया था। 2017 की डेटा की बात करें तो 2017 में इसकी जो मिलिट्री है वो 10th लार्जेस्ट थी। मतलब इस पे 10th लार्जेस्ट ऐसी मिलिट्री थी जिस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया हो। ऐसे कौन से कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा अपने मिलिट्री पर खर्चा करते हैं? तो उसमें 10th रैंक पर जो है साउथ कोरिया था। इसकी इकोनॉमी जो है वो 11th लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड। तो इसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी। मिरेकल ऑन दी हान रिवर तो मैंने बताया ही। HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी रैंक देखें तो ये 18th रैंक पर है। इसकी रैंक भी अच्छी है और इसके भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके हमने नाम सुने हुए हैं। जब भी हम साउथ कोरिया के ब्रांड्स की बात करते हैं तो सैमसंग, LG, हुंडई, ये कुछ इसके ब्रांड्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। अब डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा था, अभी भी चल रहा है और बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज में इसका भी नाम आता है।
और यहाँ पर डेवलपमेंट इतना तेजी से क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे मेजर्स लेकर आए। कैसे मेजर्स लेकर आए? लैंड रिफॉर्म लेकर आए, अपने गांव को इन्होंने डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स थे जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से जो है डेवलपमेंट हुआ। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है और आज हमारा ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।